हेलो स्टूडेंट्स, पथ प्रदर्शक के हमारे इस चैनल में आज हम शुरू कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम सबसे पहला सब्जेक्ट लेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सारे बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। ये कंसेप्ट ना केवल कंपटीशन एग्जाम में ज़रूरी हैं, बल्कि बेसिक बीटेक जो है हमारी, जिसमें जियो टेक्निकल सब्जेक्ट आता है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो उस लेक्चर सीरीज़ का पहला वीडियो लेके आज मैं अभिषेक आर्या आपके सामने हूँ, जहाँ हम सबसे पहले शुरू करेंगे सॉइल से कि सॉइल क्या चीज़ है, टाइप ऑफ सॉइल क्या होती है, सॉइल फॉर्मेशन क्या होती है, और सबसे पहली चीज़ तो है कि सॉइल इटसेल्फ वर्ड है क्या। तो देखिए, आम आदमी के लिए सॉइल शब्द की जो डेफिनेशन है वो होती है कि अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ जो है उसका वो अपर सरफेस जो प्लांट्स को जो है सपोर्ट करता है, यानी कि बेसिक शुरुआती जो लेयर्स है उसे सॉइल कहा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में सॉइल शब्द को थोड़ा सा जिस तरह से डिफाइन किया जाता है वो होता है एक अनसीमेंटेड मिनरल ग्रेन्स। अब देखिए, बात ही आ गई, ये जो वर्ड है अनसीमेंटेड, यहाँ एक और वर्ड भी यूज होता है अनकंसोलिडेटेड। तो देखिए, ये दोनों शब्द क्या हैं और कैसे कनेक्ट हो रहे हैं हमारी सॉइल के अंदर, इसको देखिएगा आप। तो देखिए, अनसीमेंटेड या अनकंसोलिडेटेड का मतलब है कि बिखरे हुए, क्योंकि सीमेंटेड का मतलब है कि वो आपस में इकट्ठा हो। लेकिन जब इकट्ठा होते हैं तो मैं आपको आगे की डेफिनेशन बताऊंगा जो बेसिकली रॉक की डेफिनेशन बनती है। लेकिन जब हम सॉइल शब्द की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, बिखरे हुए मिनरल ग्रेन्स जो है वो मिनरल ग्रेन्स कहलाते हैं बेसिकली सॉइल। तो अनसीमेंटेड मिनरल ग्रेन्स जिसके अंदर डिकेड ऑर्गेनिक मैटर भी शामिल हो, इनऑर्गेनिक मैटर भी शामिल हो, तो ये बेसिकली सॉइल कहलाते हैं। अब सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर अलग अलग कई टर्म्स है जो चलती हैं। तो बेसिकली मैं आपको उन टर्म्स का एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि वो टर्म्स क्या है और उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। क्योंकि हम कई बार सॉइल वर्ड सुनते हैं, सॉइल मैकेनिक्स सुनते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सुनते हैं, सॉइल इंजीनियरिंग सुनते हैं। अब ये टर्म मोटे तौर पे अगर हम देखें तो पर्यायवाची मानी जाती है कि लगभग सभी टर्म्स का एक ही मीनिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली इनके बीच में एक डिफरेंस है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले टर्म क्रिएट की गई सॉइल मैकेनिक्स। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के फादर जो हैं डॉक्टर कार्ल टेरजेगी जो है माने जाते हैं, उन्होंने 1925 में ये टर्म डिफाइन की थी सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स का मतलब क्या था, तो उन्होंने सॉइल मैकेनिक्स में ये बोला कि मैकेनिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हाइड्रोलिक्स उसमें जो इन्वॉल्व होती है, केमिस्ट्री उसमें जो इन्वॉल्व होती है, तो उन कंसेप्ट को लेते हुए जब हम सॉइल का एनालिसिस करते हैं तो जो टर्म क्रिएट होती है उस टर्म को उन्होंने नाम दिया सॉइल मैकेनिक्स। इसी टर्म को बाद में मॉडिफाई किया गया, तो एक टर्म क्रिएट की गई, उसे कहा गया सॉइल इंजीनियरिंग। अब सॉइल इंजीनियरिंग में क्या चीज़ शामिल हुई, सॉइल इंजीनियरिंग में शामिल हुई सॉइल डायनेमिक्स, जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स। तो ये सारे सॉइल इंजीनियरिंग में शामिल हुए कि जहाँ सारी टेस्टिंग से जुड़ा हुआ सॉइल की जो डायनेमिक्स है, क्योंकि देखिए दो वर्ड होते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक होता है जब कोई वस्तु अपनी जगह पे पड़ी हो, लेकिन अगर गति उसमें शामिल है, उसमें मूवमेंट शामिल है, तो उसमें हम बोलते हैं सॉइल डायनेमिक्स। तो सॉइल डायनेमिक्स के कंसेप्ट जो डाले गए, तो वो टर्म बनी सॉइल इंजीनियरिंग। फिर एक टर्म क्रिएट हुई जिसे कहा जाता है रॉक मैकेनिक्स। अब रॉक मैकेनिक्स क्या चीज़ है, तो बेसिकली कंसोलिडेटेड मटेरियल अगर हो, मिनरल्स का कंसोलिडेटेड मटेरियल जिनके बीच में आपस में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स लगता है, तो वो एक टर्म बनाई गई जिसे हम कहते हैं रॉक, यानी कि चट्टान। तो रॉक जो होती है, रॉक का जो बिहेवियर है, रॉक मास का, मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए रॉक मास का जो बिहेवियर हम पढ़ते हैं उसे हम बेसिकली कहते हैं रॉक मैकेनिक्स। तो एक टर्म ये भी बनी। तो इन सभी अलग अलग टर्म आपने देखा कि इनके बेसिक डिफरेंस है इन सब में। अब इन सभी का कंसोलिडेशन जो बना, इन सभी टर्म्स को इकट्ठा करके एक ब्रॉड टर्म बनाई गई। उस ब्रॉड टर्म का नाम है जो हम बीटेक में पढ़ते हैं, और सॉइल इंजीनियरिंग को हम इस नाम से ज़्यादा जानते हैं, वो होता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, जिसके अंदर सॉइल मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, जिसके अंदर रॉक मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, इसके अंदर जियोलॉजी इन्वॉल्व है, और इसके अंदर सॉइल इंजीनियरिंग पे इन्वॉल्व है।
तो बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल डायनेमिक्स, सॉइल इंजीनियरिंग, रॉक मैकेनिक्स, जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट, इन सभी को मानते हुए, इन सभी को इकट्ठा करते हुए एक टर्म क्रिएट की गई और उस टर्म को कहते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक आम भाषा में हम कहें तो सॉइल से जुड़ा हुआ सारा एनालिसिस, चाहे वो स्टैटिक्स हो, चाहे वो डायनेमिक्स हो, चाहे उसके अंदर जियोलॉजी इन्वॉल्व हो, चाहे उसके अंदर रॉक मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो, ये सभी चीज़ें मिला के जो है वो एक टर्म बनी विच इज़ नोन एज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो हमारा सबसे कोर सब्जेक्ट बनता है। आज की तारीख में चाहे आप गेट एग्ज़ाम की बात करें, चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा सवाल इसी सब्जेक्ट से आते हैं। इसलिए हमारी लेक्चर सीरीज में हम सबसे पहले इसी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ सॉइल्स। ओरिजिन ऑफ सॉइल्स मतलब ये कि सॉइल का ओरिजिनेशन कैसे होता है। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया की जितनी भी सॉइल है बेसिकली वो रॉक के डिसइंटीग्रेशन से बनती है। अब ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है यानी उसका टूटना जो होता है उसे हमारे यहाँ पे कहते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग का मतलब होता है किसी भी रॉक का छोटे टुकड़ों में टूट जाना। अब ये वेदरिंग जो होती है फिजिकल भी होती है और केमिकल वेदरिंग भी होती है, जिसको मैं अगले टॉपिक में कवर करूंगा। अभी हम ये समझना चाह रहे हैं कि सॉइल का जो ओरिजिनेशन है ये कैसे। तो देखिए, सॉइल ओरिजिनेशन के लिए जो साइकिल क्रिएट होता है उसे कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल, जिसे बोल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। तो आप इस डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं कि ये जियोलॉजिकल साइकिल समझाया गया है। तो देखिए, ओरिजिनल रॉक जो होती है जिसे पेरेंट रॉक कहा जाता है, जो होती है इग्नियस रॉक, 95% ऑफ द रॉक्स आर एक्चुअली इग्नियस रॉक इन द वर्ल्ड। अब ये जो इग्नियस रॉक होती हैं, इन इग्नियस रॉक का जो और इरोजन या वेदरिंग जो होती है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि इरोजन या वेदरिंग से क्या बनते हैं, ग्रेवल्स बनते हैं। अब ये जो ग्रेवल्स होते हैं, इन ग्रेवल्स का जो डिपोजिशन होता है, उस डिपोजिशन से जो बनती है वो कहलाती है सेडिमेंट्री रॉक। अब ये इग्नियस रॉक और वो सेडिमेंट्री रॉक, इन दोनों पे अगर हीट और प्रेशर जो है, जिसे हम एक टर्म कहते हैं मेटामॉर्फिज्म, यानी कि हीट प्रेशर या इन दोनों का ही मिक्सचर जो है वो इग्नियस रॉक पे या सेडिमेंट्री रॉक पे लगता है, तो जो रॉक आप बीच में देख सकते हैं जो बनती है वो होती है मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये तीनों ही तरह की रॉक जो है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, इन तीनों का ही इरोजन या वेदरिंग से क्या होगा, ग्रेवल्स बनेंगे। अब ये ग्रेवल चाहे सैंड, हम कुछ भी कह सकते हैं उसको, डिपेंडिंग ऑन दी साइज। अब इन सभी का डिपोजिशन जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक को क्रिएट करता है। और ये सेडिमेंट्री रॉक और बीच में दिखने वाली मेटामॉर्फिक रॉक अगर ज़मीन के अंदर हो और कई बार ये डीप रॉक्स जो होती हैं इनका मोल्टन हो जाए, यानी ये पिघल जाएं, तो उस पिघलने की कंडीशन में वापस जो क्रिएट होती हैं वो कहलाती है इग्नियस रॉक। तो इस जियोलॉजिकल साइकिल में हमने देखा कि रॉक कैसे बनती है और रॉक के इनके डिसइंटीग्रेशन से सॉइल कैसे बनती है। तो ये बेसिकली जियोलॉजिकल साइकिल है जो हमने इसको देखा, जो सॉइल का ओरिजिनेशन माना जाता है। अब इस नेक्स्ट टॉपिक में हम देख रहे हैं कि इस जियोलॉजिकल साइकिल में क्या क्या स्टेजेस होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है स्टेजेस ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल। तो जियोलॉजिकल साइकिल जो होती है उसकी ये 4 स्टेजेस होती हैं, जो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली स्टेज होती है वेदरिंग, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया। वेदरिंग क्या चीज़ है? वेदरिंग मतलब किसी भी रॉक मास का छोटे टुकड़ों में टूट जाना वेदरिंग कहलाता है। वेदरिंग के 2 सबसे बड़े कारण होते हैं, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? सबसे मेन जो फिजिकल वेदरिंग का रीज़न होता है वो होता है, या जैसे वेदरिंग एजेंट्स भी बोलते हैं हमें जियोलॉजी के अंदर, वो होता है रनिंग वाटर। क्योंकि जब पानी बहुत तेज़ी से बहता है तो वो सॉइल मास को, रॉक मास को तोड़ता हुआ या छोटे टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट करता हुआ चलता है। तो रनिंग वाटर जो है वो फिजिकल वेदरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट होता है। उसके अलावा जो हैवी विंड होती है, यानी बहुत तेज़ जब हवा चलती है, तो वो भी वेदरिंग क्रिएट करती है। इसके अलावा रेनफॉल एक रीज़न होता है। इसके अलावा एक रीज़न और होता है कि वो सारे ठंडे इलाके जहाँ पे रॉक मास के अंदर अगर बीच में गैप है और वहाँ पानी इकट्ठा हो और वहाँ बर्फ़ जम जाती हो जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो देखिए, बर्फ़ एक ऐसी चीज़ है कि आपने बचपन में साइंस में पढ़ा था कि पानी और बर्फ़, इसके वॉल्यूम में डिफरेंस होता है। तो देखिए, बर्फ़ जब बनती है और फिर वापस उसका जो पानी बनती है, फिर बर्फ़ बनती है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें वॉल्यूम डिफरेंस आता है। और ये जो वॉल्यूम डिफरेंस है, अगर वो रॉक मास के बीच में पानी जमा हुआ है तो वो उस रॉक को तोड़ती है, डिसइंटीग्रेट करती है।
तो ये फिजिकल वेदरिंग के मेन एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से रॉक जो है वो छोटे टुकड़ों में टूटती है। तो फिजिकल वेदरिंग की वजह से जो पत्थर क्रिएट होते हैं या छोटे टुकड़े क्रिएट होते हैं या सॉइल क्रिएट होती है जैसे हम कहें, उसमें मोटे तौर पे ग्रेवल्स होते हैं और सैंड होती है। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है केमिकल वेदरिंग। अब ये जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स कई बार अपनी जो है वो केमिकल कंपोजिशन बदल देते हैं। अभी केमिकल कंपोजिशन क्यों बदलते हैं, तो इसके अंदर केमिकल रीजंस होते हैं जैसे ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशंस, कोई एसिड्स हैं, इवन पानी इटसेल्फ जो होता है, पानी का फार्मूला होता है H2O, तो ये भी कई बार जो होता है कई मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके कुछ और मिनरल्स या कुछ और चीज़ें क्रिएट करता है जिनका केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है। तो इस वजह से भी वेदरिंग होती है। जैसे कि अगर एक मान लो नमक का एक ढेर पड़ा है, अब पानी अगर वहाँ से निकलता है तो पानी क्या करेगा, उस नमक को अपने में घोल लेगा। अब ये रनिंग वाटर जो है वो जैसे जैसे कहीं चला जाएगा वो नमक भी उसके साथ चला गया। अब कहीं पे जहाँ वेलोसिटी कम हुई पानी की तो क्या होगा, पानी वहाँ ठहरेगा। पानी ठहरेगा तो पानी के अंदर से जो नमक जो उसमें सॉल्व हो चुका है वो वापस नीचे बैठ जाएगा और अब नमक का ढेर जो यहाँ लगा हुआ था अब वो पानी की वजह से कहीं और चला जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है केमिकल वेदरिंग का। तो सबसे पहली स्टेज बनती है वेदरिंग यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक मास। अब इसके बाद में सेकेंड केस बनता है वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अब ये जो टूट गया टुकड़ा, यानी रॉक के टुकड़े छोटे छोटे जो टूट गए, अब ये टुकड़े जिस जगह पे टूटे वहां से वो कहीं और चले जाएंगे। उसका बेसिक रीजन भी ये दो ही सबसे बड़े एजेंट बनते हैं, रनिंग वाटर और हैवी विंड। इन दोनों ही वजह से जो है वो रॉक मास के छोटे छोटे टुकड़े ट्रांसपोर्ट होके कहीं और पहुंचते हैं। अब ये जहाँ चले जाते हैं, अगर पानी का जो बहाव बहुत तेज हो, हवा बहुत तेज हो, तो ये छोटे छोटे टुकड़े ट्रांसपोर्ट होते हुए कहीं दूर डिस्टेंस तक चले जाते हैं। फिर जब वेलोसिटी कम होती है, चाहे विंड की चाहे रनिंग वाटर की, तो वो उस जगह पे डिपॉजिट होते चले जाते हैं। तो जैसे 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 डिपॉजिट होते हैं तो यही रॉक मास जो यहाँ था वो कहीं और शिफ्ट हो गया। तो थर्ड स्टेज जो बनती है वो बनती है डिपोजिशन की। अब जियोलॉजिकल जो साइकिल है जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी चौथी और आखिरी स्टेज बनती है अपहीवल। अब ये एक टिपिकल टर्म बनती है। तो देखिए इसमें हम अगर इसको हिंदी में समझे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अपहीवल की जो हिंदी होती है वो होती है उथल पुथल, यानी कि बहुत वायलेंट अगर कोई एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, जैसे कि बहुत तेज हवा बही, बहुत तेज एक तूफान सा आया, स्टॉर्म आया, बहुत हैवी रेनफॉल हुआ, तो ये एक तरह की उथल पुथल है। अब इसी उथल पुथल से क्या होगा कि वो रॉक मास जब यहाँ इकट्ठा हुआ है, अब ये फिर यहाँ से टूटेगा और टूटने के बाद फिर यही साइकिल क्रिएट होगा। तो यही अपहीवल की वजह से वापस ये एक स्टेज आएगी और इस तरह से ये जियोलॉजिकल साइकिल चलता चला जाता है। तो जियोलॉजिकल साइकिल की ये 4 स्टेजेस होती हैं जिसकी वजह से भी जो है वो सॉइल का फॉर्मेशन होता है और सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है और फिर वेदरिंग आती है अपहीवल की वजह से। तो ये एक साइकिल जो है वो चलता चला जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। तो देखिए इसके अंदर मैंने 20 सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो इंक्लूड की हैं, क्योंकि यही टर्म्स जो हैं कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आती हैं। तो देखिए एक एक करके मैं ये सारी टर्म्स आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला वर्ड जो मैंने लिखा है वो है पेडोजेनेसिस। तो पेडोजेनेसिस एक्चुअली क्या है कि सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन को इंग्लिश में पेडोजेनेसिस कहा जाता है। अब उसके बाद में एक एक करके ये सारी टर्म्स हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये समझने की है कि जब कोई रॉक डिसइंटीग्रेट होती है और सॉइल बनती है, तो अगर वो सॉइल जो उसकी पेरेंट रॉक है जहाँ से वो टूटी और उसी जगह पे वो पड़ी है तो उसे हम कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। और अगर उसे रनिंग वाटर या हवा ट्रांसपोर्ट करके कहीं और ले जाती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। यानी कि रेजिडुअल का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी पेरेंट रॉक जिससे वो एक्चुअल में बनी है अगर वो वहीं पड़ी है तो वो मिट्टी कहलाती है रेजिडुअल सॉइल। लेकिन अगर वो मिट्टी अपनी पेरेंट रॉक से कहीं दूर जाके पड़ी है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब इस ट्रांसपोर्टेड सॉइल के अंदर 2 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला रनिंग वाटर और दूसरा हमने देखा था विंड। तो रनिंग वाटर की वजह से 3 नाम और आते हैं, एलुवियल सॉइल, लैक्स्ट्रीन सॉइल और मरीन सॉइल। तो बेसिकली अगर हम कंपटीशन एग्जाम में देखें तो कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि पानी की वजह से यानी कि रनिंग वाटर की वजह से जो मिट्टी बनती है वो कौन सी है, तो एलुवियल सॉइल वो सॉइल होती है जो रनिंग वाटर की वजह से ट्रांसपोर्ट होके और
फॉर्म होती है। अब इसके अंदर ये जो 3 नाम है वो क्या क्या है? एलुवियल सॉइल, यानी कि जो पानी की वजह से ट्रांसपोर्ट होके रनिंग वाटर्स में कहीं दूर जा रही है और बिकॉज ऑफ सर्टेन डिक्रीज इन वेलोसिटी वो वहाँ पे डिपॉजिट हुई तो बनी एलुवियल सॉइल। अब इस एलुवियल सॉइल के अलावा जो दूसरा और तीसरा नाम है वो है लैक्स्ट्रीन और मरीन सॉइल। तो लैक्स्ट्रीन सॉइल क्या है कि जब रनिंग वाटर यानी कि कोई नदी या रिवर जो है वो किसी लेक से यानी किसी झील से या किसी ठहरे हुए पानी से जो है कनेक्ट होता है, तो उस केस में क्या होता है, सडनली एक डिक्रीज होता है वेलोसिटी का, और उस डिक्रीज की वजह से क्या होता है कि जो बड़े पत्थर यानी कि ग्रेवल टाइप साइज जो है, सैंड टाइप जो साइज है, वो वहीं किनारे पे इकट्ठी हो जाती है। लेकिन सिल्ट और क्ले जो फाइन है, जो केमिकल वेदरिंग की वजह से क्रिएट होती हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था फिजिकल वेदरिंग जो होती है वो ग्रेवल और सैंड क्रिएट करता है, जबकि केमिकल वेदरिंग में जो है वो क्ले क्रिएट करता है और कुछ पार्ट ऑफ सिल्ट जो है वो क्रिएट होता है। तो ये सिल्ट और क्ले जो फाइन है वो और आगे बढ़ते बढ़ते झील या जो ठहरा हुआ पानी उसके सेंटर पे कहीं जाके सेटल हो जाता है। तो इस तरह से एक अल्टरनेट लेयर्स क्रिएट होती हैं। इस तरह की सॉइल को कहा जाता है लैक्स्ट्रीन सॉइल। और अगर यही रनिंग वाटर जो है वो आखिर किसी समुद्र में जाके मिले, किसी सी में जाके मिले, ओशियन में जाके मिले, तो वहाँ पे जब ये सॉइल डिपॉजिट होती है तो वो जो सॉइल क्रिएट होती है उसे कहते हैं मरीन सॉइल। मरीन सॉइल जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। इसके बाद में जो अगला टर्म आता है वो है एओलियन सॉइल। तो एओलियन सॉइल क्या चीज़ है? अब हैवी विंड यानी कि विंड की वजह से जब सॉइल डिपॉजिट होती, ट्रांसपोर्ट होती है और कहीं डिपॉजिट होती है, तो विंड की वजह से क्रिएटेड सॉइल जो होती है या ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल जो होती है उसे टर्म दिया जाता है एओलियन सॉइल। अब इस एओलियन सॉइल में कुछ टर्म्स शामिल है, जैसे कि पहली टर्म आप देख सकते हैं लोइस। लोइस क्या चीज़ है कि जब सिल्ट जो है, हैवी सिल्ट जो है, वो विंड की वजह से कहीं डिपॉजिट होता है ट्रांसपोर्ट होके, तो उसे कहते हैं लोइस। अब इस लोइस में क्या होता है, जो सिल्ट कंटेंट होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाया जाए तो उसमें वॉल्यूम चेंजेस होते हैं। इवन इफ अगर उस पर कोई स्ट्रेस नहीं बढ़ी है, कोई स्ट्रेस में चेंज नहीं है, लेकिन सिर्फ मॉइस्चर कंटेंट की वजह से उसमें वॉल्यूम चेंज होता है और वो कलेप्स होने की सिचुएशन क्रिएट करती है। तो ऐसी मिट्टी को हम कहते हैं कलेप्सिबल सॉइल या मेटास्टेबल सॉइल। उसके बाद जो अगला नाम है वो है टिल या ड्रिफ्ट। अब एक और वेदरिंग एजेंट होता है जो सर्टेन केसेस में सर्टेन लोकेशन पे ही हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े। तो नेचुरल सी बात है कि ऐसी जगह पे ही हो सकता है जहाँ बर्फ की बड़ी साइजेस अवेलेबल। तो बर्फ जो होता है, ग्लेशियर जो होता है, ग्लेशियर भी जहाँ पे भी मूव करता है तो वो भी वहाँ की मिट्टी को जो है वो इरोड करता है, वेदरिंग क्रिएट करता है। तो उसकी वजह से जिस तरह की सॉइल क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं टिल या ड्रिफ्ट। अगला जो नाम है वो है जब कहीं जहाँ कीचड़ या दलदल जो होता है, तो स्वैम्प जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो उन जगह पे, उन लोकेशंस पे जो मिट्टी क्रिएट होती है, जो बहुत काली सी होती है, बहुत जो है स्मेली होती है, इस तरह की मिट्टी को जो नाम दिया जाता है, जो हाईली ऑर्गेनिक होती है, वो होती है मक या पिट। इसके बाद में जो ये आप टर्म्स देख रहे हैं 12 नंबर से लेकर 17 तक, ये जो टर्म्स क्रिएट है ये हैं साइज के हिसाब से। तो साइज के हिसाब से देखिए, सबसे पहला है बोल्डर। तो देखिए बोल्डर जो होता है, जब किसी सॉइल की साइज 300 mm से बड़ी है, तो 300 mm से बड़ी साइज की जो, जिसे हम पत्थर कहते हैं आम भाषा में, लेकिन यहाँ पे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में इन सब की एक टिपिकल टर्म है। तो जो ये बड़ी साइज का पत्थर कह सकते हैं आप इसको, तो यहाँ हम 300 mm से बड़ा जो भी सॉइल पार्टिकल है वो पार्टिकल कहलाता है बोल्डर। अब 300 से लेकर 80 के बीच में अगर रेंज है उस साइज की, तो ऐसे सॉइल पार्टिकल्स का नाम दिया गया है कोबल्स। फिर 80 mm से लेकर 4.75 mm तक की अगर हम बात करें, तो ये जो साइज है इसे कहते हैं ग्रेवल्स। अब 4.75 mm से 75 माइक्रोन कह सकते हैं या 0.075 mm कह सकते हैं। ये जो साइज है इसे हम कहते हैं सैंड। फिर उसके बाद में 75 माइक्रोन या 0.075 mm से लेते हुए 0.002 mm तक की साइज के फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें हम सिल्ट कहते हैं। और फिर इससे भी जो फाइन होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक
पार्टिकल्स, क्योंकि उसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ऐसे फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें क्ले कहते हैं। क्ले के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक क्ले भी होती है और इनऑर्गेनिक क्ले भी होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक वर्ड है लोम। लोम जो होता है वो एक ऐसा पर्टिकुलर सॉइल मानी जाती है जिसके अंदर सैंड भी है, सिल्ट भी है और क्ले भी है, और ये तीनों ही एक पर्टिकुलर परसेंटेज के अंदर है। तो ऐसी सॉइल को कहते हैं लोम। अगली टर्म है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज ए मिक्सचर ऑफ मड एंड डेड प्लांट्स। तो मड और डेड प्लांट की वजह से जो सॉइल क्रिएट होती है वो कहलाती है ह्यूमस। और आखिरी जो टर्म मैंने लिखी है वो है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट क्या चीज है? क्ले फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक ऐश। तो वॉल्केनिक ऐश की केमिकल वेदरिंग से जो क्ले बनती है वो बेंटोनाइट कहलाती है। तो बेंटोनाइट जो होता है वो पानी के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है, क्योंकि इसके अंदर मोंटमोरेलोनाइट केमिकल जो है, मिनरल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से पानी के साथ ये रिएक्ट करके काफ़ी लुब्रिकेंट टाइप ऑफ सॉइल क्रिएट हो जाती है। तो देखिए इसमें हमने आज ये 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ी। 20 तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पहला जो है वो सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है उसका एक इंग्लिश वर्ड मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो ये टर्म्स मैंने ली, यही टर्म्स बेसिकली बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसलिए मैंने इनको कवर किया। इसके अलावा भी कई टर्म्स होती हैं जो क्रिएट होती है लेकिन फिर लिमिट नहीं है, इसलिए मैंने इसको इन्हीं टर्म्स को जो है वो इंक्लूड किया। आखिरी हमारा टॉपिक है सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे इस डायग्राम में पूरे इंडिया में अलग अलग किस तरह के सॉइल या किस तरह के डिपॉजिट्स होते हैं वो हमने इसको पूरे इंडिया में मैप के थ्रू दिखाया है। तो देखिए टोटल 6 तरह के डिपॉजिट्स हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स जो मैंने आपको अभी बताया था, रनिंग वाटर की वजह से जो मिट्टी जो है वो डिपॉजिट होती है वो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल्स हैं, जो काली मिट्टी जिसको हम बोलते हैं। रेड एंड लेटराइट डिपॉजिट से पहले जिसको हम देखते हैं वो है रेड एंड पिंक कलर डिपॉजिट, यानी कि लाल मिट्टी या पिंकिश टाइप की मिट्टी कई बार हम देखते हैं वो लेटराइट डिपॉजिट्स कहलाते हैं। इसी तरह कई बार हम लाल और येलो कलर की जो मिट्टी है उसे हम देखते हैं वो रेड एंड येलो डिपॉजिट है, जो आपको इंडिया के मैप में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह सलाइन एंड डेजर्ट सॉइल जो है वो भी आपको मैप पे दिख रही है। आखिरी जो टॉप में आप देखें नॉर्थ साइड में आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एंड हिल में जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इस पूरे लेक्चर में हमने सॉइल का जो ओरिजिनेशन था, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग जो टर्म थी, टाइप ऑफ सॉइल्स हमने पढ़ी, सॉइल का ओरिजिनेशन कैसे होता है वो हमने देखा, जियोलॉजिकल साइकिल पूरा देखा, और आखिर में हमने इंडिया में सॉइल डिपॉजिट्स देखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही मददगार रहेगा। और अगले लेक्चर में हम सॉइल के जो है वो डिफरेंट टर्म्स और 3 फेज सिस्टम से शुरू करेंगे। थैंक यू।